हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पार्थ साइंस एकेडमी। तो दोस्तों चले शुरुआत करते हैं, हमारे टॉपिक पे आते हैं। पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में हमने शुरुआत की थी रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स इस चैप्टर की। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस का ये चैप्टर है, बायोलॉजी सब्जेक्ट का ये चैप्टर है। मैं तुषार चौहान, ये चैप्टर की जो बेसिक कंसेप्ट्स है, ये चैप्टर से रिलेटेड जो पॉइंट्स है, वो सब हम इस वीडियो में, आने वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इन द लास्ट लेक्चर we have learned about the concept of reproduction, the concept of lower plants, the concept of higher plants. Now today we have going to discuss the types of the reproduction. आज हमको रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स हैं ना, वो टाइप्स डिस्कस करने हैं, वो लर्न करने हैं, वो समझने हैं। तो चलो देखते हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें ट्रिमेंडस डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। बिकॉज ऑफ ग्लोबली आप देख सकते हो कि हर एक रीजन में अलग अलग इकोसिस्टम हमको मिलती है, अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हमको देखने को मिलती है, और उस एटमॉस्फेरिक कंडीशन के हिसाब से अपने आप को एडेप्ट किया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने। फिर वो चाहे माइक्रोबियल किंगडम हो, फिर वो चाहे फंगल किंगडम हो, एनिमल किंगडम हो या प्लांट किंगडम हो, अपने आप को उस एटमॉस्फेयर के हिसाब से, अपने आप को उस इकोलॉजी के हिसाब से उन्होंने एडेप्ट किया हुआ है। एडेप्टेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिनोमिनन इन द लाइफ साइकिल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो व्हाट वी सी इन द reproductive pattern of the living organisms, different types of patterns we have seen in the living organism, different types of reproductive patterns, but the reproduction methods in the living organism majoritarily divide into two types. There are two major patterns. The first pattern or the first type of the reproductive system, that is asexual reproduction, and second type of the reproduction, that is sexual reproduction. देखो, पहला रिप्रोडक्शन जो है वो उसके ऊपर हम आते हैं, थोड़ा सा उसको रिसाइट करते हैं। The process of formation of life from pre-existing life is called as reproduction. यहाँ पे क्या हुआ है आप देखो, the process of formation of life, ये न्यू लाइफ है। ये लाइफ जिसको हम नेक्स्ट जनरेशन का लाइफ बोलते हैं, ये लाइफ जिसको हम प्रोजेनी का लाइफ बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग का लाइफ बोलते हैं, फिलियल जनरेशन का लाइफ बोलते हैं। ये एक ही शब्द है जो बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जनरेशन, फिलियल जनरेशन, प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग, कंफ्यूजन होने के चांसेस है आपके। बायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं कि जिनका मीनिंग सिमिलर होता है, लेकिन आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे, आप कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे जो है उसका मीनिंग जो है एक ही है, वर्ड्स अलग अलग आते हैं लेकिन उसका मीनिंग एक है। तब आपका कंफ्यूजन होता है, और यही कंफ्यूजन हमको दूर करना है। उसके लिए हमको बेसिक कंसेप्ट के ऊपर, उसके लिए हमको फंडामेंटल कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है, और यह सब आपका होगा अगर आप रेगुलरली
वॉच करते रहोगे, मेरे चैनल को, पार्थ साइंस एकेडमी को, और उसको आप लाइक करो, आप शेयर करो, आप उसको सब्सक्राइब भी करो। तो देखो, ये जो है ये प्रोडक्शन होता है, फॉर्मेशन होता है, न्यू लाइफ का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ किसका लाइफ है? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ जो है वो पेरेंट्स का लाइफ है, from pre-existing life, and this is known as reproduction. The process of formation of new life from pre-existing life is known as reproduction. ये हमने पिछले लेक्चर में देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, पिछले लेक्चर में इसके ऊपर हमारा डिस्कशन हो गया है। तो नाउ reproduction is divided into two major types. रिप्रोडक्शन जो है वो दो मेजर टाइप्स में डिवाइड होता है, सच दैट, जिसको हम बोलते हैं, पहला टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरा टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके ऊपर आज हमें डिस्कशन करना है। आज देखते हैं, आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। Now, first of all, we have tried to understand what is actually sexual reproduction. पहले तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विदाउट मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स। The reproduction takes place without mixing of gametes is called as asexual reproduction. जो रिप्रोडक्शन इस प्रकार से होता है कि उसमें गैमेट्स का मिक्सिंग होता नहीं है, गैमेट्स का फ्यूजन होता नहीं है, उस प्रकार के रिप्रोडक्शन मेथड को हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी देखो, गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है, गैमेट्स का मिक्सिंग नहीं होता है, उसका मतलब क्या है? जनरली हमारा परसेप्शन क्या है, हमारी समझ क्या कहती है, जो हमने पीछे 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है, लेकिन हमारा परसेप्शन ये होता है कि रिप्रोडक्शन जब हम बोलते हैं तो हमारे सामने तुरंत आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Because majority of the animal species, majority of the plant species, they showing the sexual reproduction. मेजॉरिटी स्पीसीज जो है वो स्पीसीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। इसलिए हमारा परसेप्शन ये होता है कि अगर हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं तो हमारे सामने तुरंत आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो पेरेंट्स जो होते हैं वो दो होते हैं, इसलिए दो पेरेंट्स के तरफ से दो टाइप्स के गैमेट्स आते हैं। अभी गैमेट्स क्या है? गैमेट इज बेसिकली अ हैप्लॉइड सेल which is participating in the process of reproduction. गैमेट्स ये एक प्रकार की हैप्लॉइड सेल है, इट इज हैप्लॉइड सेल कि जो क्या करती है, जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेशन करती है। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में गैमेट्स पार्टिसिपेशन करते हैं। दो टाइप के गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट जो है वो पैटर्नल ट्रैक की ओर से आता है और जो फीमेल गैमेट है वो मैटरनल ट्रैक की ओर से आता है। और ये जो गैमेट्स है, ये गैमेट्स, इनका फ्यूजन होता है इन द ओवरी। द गैमेट्स फ्यूज टू ईच अदर एंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। ये जो मेथड है जिसमें गैमेट्स का फ्यूजन होता है, गैमेट्स का मिक्सिंग होता है। फ्यूजन होना इसका मतलब क्या है? फ्यूजन होना इसका मतलब है मिक्सिंग होना। फ्यूजन होना मतलब मिक्सिंग होता। गैमेट्स का मिक्सिंग जिसमें होता है तो उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। बट बेसिकली दैट रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो जो रिप्रोडक्शन का टाइप है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। वहां पे दो पेरेंट्स से, द फर्स्ट वन इज मदर एंड सेकंड वन इज फादर। तो ये जो दो पेरेंट्स है उनके गैमेट्स
जो है उनका मिक्सिंग होता है। इसीलिए ये जो रिप्रोडक्शन है, ये रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन हमको समझना क्या है, हमको समझना है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसीलिए क्योंकि डेफिनेशन में क्या आया है, विदाउट मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स, यानी ये जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए ये जो रिप्रोडक्शन का टाइप है उसको हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मेल गैमेट की जरूरत नहीं है, फीमेल गैमेट की जरूरत नहीं है, यानी दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं, इसका मतलब है सिंगल पेरेंट इज प्रेजेंट इन द प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट है वो कैसा होता है, वो सिंगल होता है। और जनरली हमने देखा है, मैं आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यानी क्या होता है कि उसमें हमको कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है उसको बोला जाता है रेप्लिकेशन। दे रेप्लिकेट देमसेल्व्स बाय वेरियस मेथड्स। वो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं यानी मल्टीप्लिकेट करते हैं। उसका मल्टीप्लिकेशन में जेरोक्स कॉपीज तैयार होता है। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दैट्स व्हाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। वहां पे पेरेंट जो है वो पेरेंट एक ही होता है। यानी क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स से, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, यानी मदर और फादर, दो पेरेंट्स से, उनकी तरफ से जो हैप्लॉइड मेल गैमेट आता है और जो हैप्लॉइड फीमेल गैमेट आता है। हैप्लॉइड मीन सिंगल, कंसिस्टिंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो क्या होता है, ये जो अलग अलग क्रोमोसोम्स के सेट लेके आते हैं, यानी अलग अलग दो जीनोम जो है वो दो जीनोम का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग ट्रैक के जो जीनोम है उनका रिकॉम्बिनेशन होता है, और उसका रिकॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस become formed during the sexual reproduction। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू जेनेटिक्स रिकॉम्बिनेशन होते, इसीलिए वो जो प्रोजेनी है, तैयार होने वाली जो प्रोजेनी है, जो ऑफस्प्रिंग है, वो अपने पेरेंट्स की जेरोक्स कॉपी नहीं होते। किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वो उनके जैसे होते हैं, उनके जैसे दिखते हैं, उनके जैसे उनकी समझ होती है, उनके जैसे उनका बिहेवियर होता है, लेकिन उनके जैसी फिजिकली जेरोक्स कॉपी वो अपने पेरेंट के होती नहीं। जो प्रोजेनी है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं, वो अपने पेरेंट्स की जेरोक्स कॉपी नहीं है। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी तैयार होती है, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट कौन है, पेरेंट सिंगल है, तो जो प्रोजेनी तैयार होने वाली है, जो ऑफस्प्रिंग्स तैयार होने वाले हैं, वो क्या है, वो अपने पेरेंट की जेरोक्स कॉपीज है। वो अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली 100% आइडेंटिकल है। वो अपने पेरेंट्स के क्लोन्स है। दूसरी भाषा में अगर हम बोलते हैं तो उसको बोलेंगे वो अपने पेरेंट्स के क्या है, क्लोन्स है। जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी होती है। जेनेटिकली आइडेंटिकल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी तैयार होती है, जो ऑफस्प्रिंग्स तैयार होते हैं, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पे मार्क करके रखा हूं। मैं यहां पे ये जो स्टेटमेंट है 2-2, 4-4 बार बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दिस इज द की वर्ड ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर है तो वहां पे जो प्रोजेनी है वो अपने सिंगल पेरेंट के 100% जेरोक्स कॉपी होती है, आइडेंटिकल होती है, उसको ही हम बोलते हैं क्लोन।
उसको ही हम बोलते हैं क्लोन। एंड पेरेंट कैसा होता है? फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, फ्रॉम अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, यानी सिंगल। यहाँ पे जेनेटिक ये क्लोन्स क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं हुआ है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, सिंगल पेरेंट है, इसलिए उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो एज इट इज ट्रांसफर होता है प्रोजेनी में। उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो एज इट इज ट्रांसफर होता है अपने बच्चों में या अपने ऑफस्प्रिंग्स में, नेक्स्ट जनरेशन में, फिलियल जनरेशन में। इसीलिए द ऑफस्प्रिंग्स विच आर प्रोड्यूस बाय द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, or they are clones to their parent, or they are Xerox copies to their parent. उसके बाद जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम एपोमिक्सिस भी बोलते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। चलो, तो एपोमिक्सिस क्यों बोलते हैं? एपोमिक्सिस की कंसेप्ट शायद मैंने लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कशन में ली थी। तो एपोमिक्सिस क्या है? एपो मीन्स विदाउट, मिक्सिस मीन्स मिक्सिंग, विदाउट मिक्सिंग। तो किसका मिक्सिंग नहीं होता है? तो जो गैमेट्स है, गैमेट्स का मिक्सिंग यहां पे होता नहीं है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिक्सिंग की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, सीईटी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर नीट की जो एग्जाम है वो नीट की एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखो। वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज, आगे डॉट डॉट होगा, तो वहां पे ऑप्शन दिए होंगे एम्फीमिक्सिस, फिर एपोमिक्सिस, फिर एपीमिक्सिस, फिर इकोमिक्सिस, ऐसा कुछ। तो 4 एक सही ऑप्शन होगा और 3 रॉन्ग ऑप्शन होंगे। तो आपको उसमें से ढूंढ के आपको सही आंसर उसका लिखना है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं सीईटी के एग्जाम या नीट के एग्जाम, इन एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को वो चेक करते हैं। आपको थ्योरेटिकल आप कितना बोलते हो उसके ऊपर, या आप कितना लिखते हो, लिखना एक अलग बात है किसी टॉपिक के ऊपर, लेकिन उसका बेसिक नॉलेज होना ये एक अलग बात है। तो ये जो क्वेश्चंस है ये बेसिक नॉलेज के ऊपर पूछे जाते हैं, और जब बेसिक नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन है तो वी मस्ट नो द करेक्ट आंसर, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक। बेसिकली अगर हमको उसका पर्टिकुलर आंसर मालूम है, अगर हमने उसको अच्छे से स्टडी किया है, तो ही हम क्या कर सकते हैं, उसका आंसर लिख सकते हैं। इसीलिए आप याद रखो, आपको जो बायोलॉजी का स्टडी करना है, साइंस का स्टडी करना है, उसके साथ साथ ही 2 साल में आपको, अगले 1 साल में आपको सीईटी एग्जाम भी देनी है, या फिर नीट की एग्जाम देनी है, या फिर जिसको आप बोलते हैं जेईई मेंस और एडवांस, ये एग्जाम भी आपको देनी है। उस हिसाब से आपको क्या करना है, आपकी प्रिपरेशन करनी है, उस हिसाब से आपको अपना स्टडी मैनेजमेंट करना है। और ये देखो कि जैसे ही हमारा जो रेगुलर सिलेबस है ये चलता रहेगा, ये तो रेगुलर बेसिस पे चलता रहेगा, लेकिन जल्दी ही मैं क्या करने वाले हैं हम कि जो नीट के टॉपिक है और जो सीईटी के टॉपिक है उसके ऊपर जो लेक्चर है वो लेक्चर भी हम हमारे इस चैनल पे देने वाले हैं। वो जो लेक्चर्स होंगे उसमें कम से कम 20-25 क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसीलिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। तो चलो हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, जो है इट इज आल्सो नोन एज एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस मीन्स विदाउट मिक्सिंग, इट डज नॉट इन्वॉल्व
फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन की यहाँ पे जरूरत नहीं है, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी है, द प्रोजेनी इज इट सेल्फ क्लोन टू ईच अदर एंड दे आर क्लोन टू देयर पेरेंट्स ऑल्सो, सिंगल पेरेंट ऑल्सो. नाउ here it is the feature of lower organism. अभी ये टॉपिक क्या है, ये हमको डिस्कस करना है कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मेथड है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो पद्धति है, वो पद्धति क्या है कि वो प्रोमिनेंट फीचर है लोअर ऑर्गेनिज्म में. ऑलमोस्ट most of the lower organisms shows the asexual method of the reproduction. मैं lower organism बोला हूं. अभी lower organism में कौन आता है? किंगडम मोनेरा के मेंबर आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर आते हैं. इसलिए हम क्या बोले शुरुआत में ही कि ये जो माइक्रोबियल दो किंगडम है उनका तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. कौन सा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. माइक्रोबियल किंगडम में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम फंजाई, इन तीन किंगडम में भी जो लोअर ऑर्गेनिक, किंगडम फंजाई में तो बहुत सारी स्पीसीज असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है खुद को, और कुछ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है. लेकिन किंगडम एनिमेलिया मीन्स एनिमल किंगडम एंड किंगडम प्लांटी मीन्स प्लांट किंगडम, इन दो किंगडम में क्या है कि लोअर, अगर हम प्लांट किंगडम को कंसिडर करते हैं तो लोअर प्लांट और हायर प्लांट, इस प्रकार से दो टाइप में हम उसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं. अभी लोअर प्लांट क्या है और हायर प्लांट क्या है उसका भी हमने डिस्कशन किया हुआ है पिछले वाले लेक्चर में. आपको चाहिए तो आप वो जाकर देख सकते हो. तो लोअर प्लांट से और यहां पे हायर प्लांट से, वैसे ही एनिमल्स में है. अगर हम एनिमल किंगडम को कंसिडर करते हैं तो एनिमल किंगडम में भी हमको देखने को मिलता है कि लोअर एनिमल्स है एज वेल एज हायर एनिमल्स भी है. तो जो लोअर एनिमल्स है उनमें ज्यादातर जो स्पीसीज है, ज्यादातर जो इंडिविजुअल्स है, स्पीसीज है, उनमें हमको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है. एज वेल एज इन द लोअर प्लांट्स, उसके ही जैसे लोअर प्लांट्स में भी हमको क्या देखने को मिलता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है लोअर प्लांट्स में. अभी लोअर प्लांट्स का अगर हम देखते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, प्लांट्स का रिप्रोडक्शन हम स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम एनिमल के रिप्रोडक्शन पे जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद का जो चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. उसके बाद के सेकंड चैप्टर में आने वाला है एनिमल का रिप्रोडक्शन. उस वक्त हम एनिमल रिप्रोडक्शन को भी अच्छे से उसका डिस्कशन करेंगे, लेकिन हमको अभी फोकस करना है प्लांट्स पे. तो प्लांट्स में जो लोअर प्लांट्स है, लोअर प्लांट्स जो है वो लोअर प्लांट्स क्या है, ज्यादातर लोअर प्लांट्स हमको असेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस होते हुए देखने को मिलते हैं. उनमें जो प्रोमिनेंट मेथड है रिप्रोडक्शन की वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये जो लोअर प्लांट्स है, लोअर प्लांट्स तीन ग्रुप में डिवाइड किए जाते हैं. लोअर प्लांट्स तीन डिवीजन में डिवाइड किए जाते हैं. पहली डिवीजन है थैलोफाइटा, दूसरी डिवीजन है ब्रायोफाइटा एंड तीसरी डिवीजन है टेरिडोफाइटा. चलो अभी हम देखते हैं कि इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लोअर ऑर्गेनिज्म. In this, regarding to this chapter, it is a feature of the lower plants and it shows asexual reproduction shows different modes, different types. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हमको डिफरेंट अलग अलग प्रकार के मोड देखने को मिलते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, डिफरेंट प्रकार के टाइप्स देखने को मिलते हैं रिप्रोडक्शन के लिए. विच आर दे? द फर्स्ट वन इज हियर फ्रैगमेंटेशन,
second one budding, third one spore formation and fourth one that is binary fission. तो चलो अब हम देखते हैं बच्चों कि यहां पे फ्रेगमेंटेशन क्या है. व्हाट इज एक्चुअली फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन का जो क्लासिकल एग्जांपल यहां पे दिया है वो है स्पाइरोगायरा. उसके ऊपर से आपको जल्दी ध्यान में आ जाएगा कि फ्रेगमेंटेशन एक्चुअली है क्या. स्पाइरोगायरा की जो क्लासिकल फिगर है वो आपने स्टडी की है, आपने जो पहले पढ़ा हुआ है 11th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में आपने स्पाइरोगायरा की फिगर स्टडी की है. तो स्पाइरोगायरा किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पाइरोगायरा किस डिवीजन का पार्ट है? स्पाइरोगायरा इज बेसिकली represents the division of Thallophyta. It is example of division of Thallophyta. अभी थैलोफाइटा क्या है? थैलोफाइटा का जो फीचर है, यूनिकनेस है, नाम में आता है थैलो मीन्स थैलोइड. जिसका स्ट्रक्चर थैलोइड है, जिस प्लांट का स्ट्रक्चर थैलोइड है उसको हम थैलोफाइटा बोलते हैं. और थैलोफाइटा जैसे ही हम बोलते हैं हमारे सामने एकदम से आ जाता है थैलोफाइटा का दूसरा जो नाम है उसको हम बोलते हैं अल्गी. द ग्रुप ऑफ अल्गल प्लांट्स. अल्गल प्लांट्स, अल्गी जब हम बोलते हैं तो हमारे ध्यान में आ जाता है कि अल्गी की हैबिटेट कैसी है. अल्गी की हैबिटेट जो है वो एक्वेटिक हैबिटेट में रहने वाले प्लांट्स है. अगर हम उसके हैबिटेट चेंज करते हो तो फिर अल्गी सर्वाइव नहीं कर पाती. अगर हम अल्गी को अपने फ्रेश वाटर में से निकालेंगे और ड्राई सॉइल पे रख देते, तुरंत 1-2 घंटे में अल्गी डेड हो जाती. चलो फिर हम देखते हैं एक्वेटिक हैबिटेट है तो एक्वेटिक हैबिटेट भी 2 टाइप की होती. पहली एक्वेटिक हैबिटेट है फ्रेश वाटर हैबिटेट, जो हम सब देखते हैं, हमको मालूम है हमारी जो नदियां है, हमारे जो तालाब है वो सब एग्जाम्पल है एक्वेटिक हैबिटेट की. देन सेकंड एक्वेटिक हैबिटेट है जिसको हम मरीन एक्वेटिक हैबिटेट बोलते हैं. मरीन एक्वेटिक मीन्स जो हमारे समंदर है उसका जो वाटर है वो ज्यादा साल्टी होता है. तो वो जो वाटर है उसकी सब जो कंडीशंस है उसमें ज्यादा मिनरल डिजॉल्व रहते हैं, साल्ट्स बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन में रहते हैं. तो इसलिए क्या होता है, जो एक्वेटिक अल्गी है अगर हम उसको निकालेंगे और समंदर में जाके डाल देंगे तो वो वहां पे ग्रो होगी नहीं. और अगर कोई मरीन एक्वेटिक हैबिटेट वाली कोई समंदर में पाई जाने वाली अल्गी है उसको वहां से हम निकालते हैं और इधर फ्रेश वाटर में डाल देते हैं तो फिर भी वो ग्रोथ नहीं करेगी वहां पे, वो फिर वहां पे डेड हो जाएगी. तो इसलिए ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज हैबिटेट स्पेसिफिक. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी हैबिटेट जो है वो इंपॉर्टेंट होती है. अपने हैबिटेट के बगैर वो नहीं रह सकता है. अगर हम देखते हैं कि जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जो फुल्ली एक्वेटिक है, उसको अगर हम पानी में से निकलते हैं तो बाहर आने के बाद उसका तो हैबिटेट बदल गया, इसलिए वो डेड हो जाते हैं. तो इसीलिए हमको समझना क्या है कि फ्रेगमेंटेशन जो है वो हमको अल्गल प्लांट्स में देखने को मिलता है. उसके साथ ही उसका क्लासिकल एग्जांपल जो है वो है स्पाइरोगायरा. तो फ्रेगमेंटेशन क्या है कि व्हेन द स्पाइरोगायरा matures after the maturity, the Spirogyra possesses photosynthesis. It possesses its cellular work. After a time period, the Spirogyra completes its life cycle. कुछ समय बाद स्पाइरोगायरा का लाइफ स्पैन जो है, लाइफ साइकिल जो है, लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है. लाइफ स्पैन क्या है, जब कोई
नया इंडिविजुअल बॉर्न होता है, और जब वही इंडिविजुअल कुछ समय बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो जिस समय वो बॉर्न हुआ वहां से लेके जिस समय वो उसकी डेथ हुई है, ये जो बीच का जो टाइम है उसको हम बोलते हैं उसका लाइफ स्पैन। तो ये जो स्पायरोगायरा है, एक समय ऐसा आएगा कि इसको इंडिकेशन मिलते हैं कि अभी उसका मैच्योरिटी हो गया है, उसका काम जो है वो खत्म हो गया है। और ये इंडिकेशन कौन देता है उसको? कि ये इंडिकेशन जो है उसको नेचर देता है। नेचर इज द बिगेस्ट मैजिशियन। दोस्तों याद रखना, हम बायोलॉजी जब पढ़ते हैं तो ऑलवेज याद रखना, नेचर इज सुप्रीम। नेचर से बड़ा, नेचर से बढ़कर कोई भी नहीं है। तो ये जो सब माइक्रोबियल स्पेसीज है, जो प्लांट स्पेसीज है, फंगल स्पेसीज है, इनमें ये जो सब ऑटोमेटिकली जो चीजें होती रहती है, ये जो इंडिकेटर्स है, ये जो इंडिकेशंस है, ये किसने दिए हैं, किसने सेट किए हैं इनमें? तो ये सेट किए हैं नेचर ने। इसलिए मैं बोला नेचर इज द बिगेस्ट मैजिशियन। तो जब उस स्पायरोगायरा को इंडिकेशन मिलता है कि उसका लाइफ पीरियड खत्म होने वाला है, तब वो स्पायरोगायरा अपने आप को डिवाइड करता है, अपने आप को मोर देन 2 फ्रैगमेंट्स, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो उसके टुकड़े होते हैं, उसके फ्रैगमेंट्स होते, 2 ही फ्रैगमेंट होते नहीं है, ज्यादा फ्रैगमेंट होते, 10, 15, 20, 25, जैसी उसकी लेंथ है उस हिसाब से वो फ्रैगमेंट होते। देन ईच एंड एवरी फ्रैगमेंट वर्किंग एज अ न्यू स्पायरोगायरा। अभी जो फ्रैगमेंट हुए हैं, ईच एंड एवरी फ्रैगमेंट देन अंडरगोज डेवलपमेंटल स्टेजेस एंड वर्किंग एज अ न्यू स्पायरोगायरा। एक नया स्पायरोगायरा, एक उसके अगर 10 फ्रैगमेंट हुए हैं, तो वो जो मदर स्पायरोगायरा था उससे आगे आने वाले जनरेशन में कितने प्लांट्स तैयार हुए, कितने स्पायरोगायरा तैयार हुए हैं? 10 अलग अलग स्पायरोगायरा तैयार हुए। तो ईच एंड एवरी फ्रैगमेंट अंडरगोज द डेवलपमेंटल स्टेजेस एंड अंडरगोज द डेवलपमेंटल स्टेजेस एंड वर्किंग एज अ न्यू स्पायरोगायरा। ये है हमारी पहला मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है यहां पे फ्रैगमेंटेशन। देखो, आपको एक ही एग्जाम्पल याद रखना है, क्लासिकल एग्जाम्पल। 2, 4, 5, 10 एग्जाम्पल याद रखने की आपको जरूरत नहीं। आपको एक एग्जाम्पल याद रखना है जो है क्लासिकल एग्जाम्पल, हर सिलेबस में आता है, हर बुक में आता है, स्पायरोगायरा। देन सेकंड जो टाइप है हमारा वो है बडिंग। और बडिंग का क्लास सेकंड जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है वो टाइप है बडिंग। और बडिंग का क्लासिकल एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा हमने बुक में देखा है, हमने उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में बायोलॉजी से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। स्केच एंड लेबल स्ट्रक्चर ऑफ स्पायरोगायरा और स्केच एंड लेबल स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा। तो हमने पहले भी हाइड्रा का स्ट्रक्चर देखा है, आपने स्केच भी किया होगा। तो जो हाइड्रा है उसका जो शेप है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो हाइड्रा जो है, ये जो हाइड्रा है ये किसको बिलोंग करता है? ये लोअर एनिमल्स है, ये नॉन कॉर्डेट से, ये लोअर एनिमल है। अभी जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स देखेंगे, या आपने 11th स्टैंडर्ड में लर्न किया है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में, एनिमल्स के 2 मेन टाइप्स है या 2 मेन ग्रुप्स में उसको डिवाइड किया जाता है, नॉन कॉर्डेट्स एंड सेकंड वन इज कॉर्डेट्स। तो जो पहला नॉन कॉर्डेटिक ग्रुप है उसको हम लोअर एनिमल्स बोलते हैं, और दूसरा जो कॉर्डेट्स है उसको हम क्या बोलते हैं? हायर एनिमल्स बोलते हैं।
तो फिर ये जो हाइड्रा है ये लोअर एनिमल में आता है, उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ये भी सिंगल पेरेंट है। इसके पूरे बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर जगह जगह पे बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वो बर्ड्स का फॉर्मेशन कब होता है? जब नेचर इंडिकेशन देता है कि अभी हाइड्रा का लाइफ स्पैन जो है वो कंप्लीट होने वाला है, अभी हाइड्रा की डेथ होने वाली है, उससे कुछ समय पहले उसको इंडिकेशन मिलता है। और फिर हाइड्रा में क्या होता है, बर्ड जो है, ये जो बर्ड्स होती है 2, 4, 5, 10 जगह पे बर्ड का फॉर्मेशन होने लगता है। अभी होता क्या है, जब कुछ दिन बाद वो बर्ड मैच्योर हो जाती है, व्हेन द बर्ड बिकम मैच्योर देन इट इटसेल्फ डिटैच फ्रॉम द मदर हाइड्रा। वो जो उसका पेरेंट हाइड्रा है जिसके ऊपर ये बर्ड ग्रो हुई है, तो ये जो पेरेंट हाइड्रा है, इस पेरेंट हाइड्रा से, इस मदर हाइड्रा से ये जो बर्ड है वो डिटैच हो जाती है, और फिर दैट बर्ड ग्रोज एज अ न्यू हाइड्रा. It undergoes developmental phases and working as a new hydra. ये जो बर्ड है ये डेवलपमेंट के फेज में जाती है एंड न्यू हाइड्रा, एज ए न्यू हाइड्रा वो वर्किंग करने लगती। ऐसा बहुत सारी जगह पे बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है हाइड्रा में, और एक हाइड्रा अपने में से अलग अलग हाइड्रास को क्या करता है, अलग अलग जो हाइड्रा है उसका प्रोडक्शन करता है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन वो प्रोड्यूस करता है, तैयार करता है। दिस इज अगेन द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ द क्लासिकल टाइप ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बर्डिंग। इसको बर्ड फॉर्मेशन होता है इसलिए बर्डिंग बोलते हैं, और उसका बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रा। देन जो थर्ड है, तीसरा वाला है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर, अभी ये समझो कि स्पोर्स क्या है। स्पोर्स आर वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स which are capable to germinate and develop as a new individual. स्पोर्स जो है वो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है कि जो जब इकोसिस्टम में रिलीज होते हैं, हैबिटेट में रिलीज होते हैं और उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, तब ये स्पोर्स जाके जर्मिनेट होते एंड दे बिकम डेवलप एज अ न्यू इंडिविजुअल के तौर पे वो जो स्पोर्स है वो डेवलप होने लगते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन जो है उसका जो क्लासिकल एग्जांपल है वो है क्लैमिडोमोनास। क्या होता है क्लैमिडोमोनास में कि फ्लैजेलेटेड मोटाइल जूस्पोर्स बिकम फॉर्म। फ्लैजेलेटेड, फ्लैजेला आपको मालूम है, a hair like structure grows on the outer side of the microorganisms के outer side पे जो हेयर लाइक ग्रोथ हमको दिखाई देती है उसको हम फ्लैजेला बोलते हैं। तो ये जो स्पोर का फॉर्मेशन है वो फ्लैजेला के ऊपर होता है। फ्लैजेला का जो टेल रहता है उस टेल के साइड में क्या होता है, ये स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर टेक्स प्लेस ऑन द टेल साइड ऑफ द फ्लैजेला एंड दीज स्पोर्स आर मोटाइल, मींस दे कैन एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द another place in the ecosystem, in the nature, in their habitat. That's why flagellated motile, or then these spores are known as zoospores. That's why here during the spore formation flagellated motile zoospores are formed, and when the spores are released in the atmosphere, in the ecosystem, in the habitat, when that particular spore getting the adequate conditions, getting the favorable conditions, then it undergoes germination and develop as a new individual of the Chlamydomonas. In this way, the individual which are formed by the zoospore, that individual is the progeny of this mother Chlamydomonas. It is progeny, it is offspring, and spore formation takes place on the large quantity. स्पोर फॉर्मेशन इस प्रकार से होता है, लार्ज क्वांटिटी पे स्पोर फॉर्मेशन होता है।
स्पोर फॉर्मेशन ये तीसरा टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। पहला टाइप हमने देखा फ्रेगमेंटेशन, दूसरा टाइप हमने देखा बडिंग, तीसरा टाइप हमने देखा हियर स्पोर फॉर्मेशन। नाउ देन द फोर्थ टाइप एंड वेरी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टाइप, दैट इज बाइनरी फिजन। हियर दो शब्द है, फिजन एंड फ्यूजन। ये दो वर्ड्स में आप कंफ्यूजन मत करो कभी भी। फ्यूजन क्या है? फ्यूजन इज मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स। जब दो चीजें एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो जाती है उसको हम बोलते हैं फ्यूजन। ब्लेंड होना यानी मिक्स होना। और फिजन क्या है? फिजन यानी जो एक चीज है वॉट एवर इट मे बी, तो उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। उसके दो टुकड़े होते हैं, चार टुकड़े होते हैं, कितने भी होने दो, लेकिन उसका डिवाइडेशन होता है, उसको हम बोलते हैं फिजन। तो यहां पे हम बाइनरी फिजन क्यों बोलते हैं इस टाइप को? क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है उसके खाली दो ही छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स तैयार होते, इसलिए उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द क्लासिक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ द बाइनरी फिजन दैट इज अमीबा एंड पैरामोशियम। हमने बचपन से अमीबा एंड पैरामोशियम सुना है, स्टडी किया है, बहुत सारे अलग अलग एजुकेशनल ईयर में आपने अमीबा को स्टडी किया है, आपने पैरामोशियम को स्टडी किया है। बेसिकली अमीबा एंड पैरामोशियम आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। दे आर हैविंग एक्वेटिक हैबिटेट। वो एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है यानी क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मीन्स दे possesses all the life processes in a single cell। एक ही सेल में, एक ही कोशिका में इनके जीवन की जो सारी प्रक्रिया है वो कंप्लीट होती है। दे possesses all the life processes in the single cell। The life processes like respiration, digestion, excretion, these type of life processes they possesses in a single cell। That's why amoeba and paramecium are very classic example of the binary fission। क्या होता है? amoeba, when nature indicates amoeba that its life cycle हैज बीन कंप्लीटेड। जब नेचर अमीबा को इंडिकेट करता है कि लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई है, लाइफ स्पैन खत्म हो गया है, लाइफ स्पैन कंप्लीट हो गया है, देन अमीबा डिवाइड इटसेल्फ इनटू टू डॉटर सेल्स। अमीबा की जो सेल है, क्योंकि वो यूनिसेल्युलर है ना, सिंगल सेल है, तो ये जो सेल है, ये जो अमीबा है, वो इटसेल्फ खुद को ही डिवाइड करता है। खुद को डिवाइड करता है, दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। अभी ये जो दो पार्ट्स तैयार हो गए, इन दो पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? न्यू अमीबा, डॉटर अमीबा और डॉटर सेल्स। एंड दीज टू freshly formed new amoeba undergoes the developmental stages and working as a new amoeba in the habitat। ये जो दो नए तैयार हुए पार्ट होते हैं वो क्या करते हैं? वो डेवलपमेंटल स्टेजेस में जाते हैं और अपने इकोसिस्टम में वो क्या करते हैं? नए अमीबा के तौर पर काम करते हैं। जैसा अमीबा का है वैसा ही पैरामोशियम का है। अभी आप बोलेंगे कि इसको हम सेल डिवीजन नहीं बोल सकते क्या, बाइनरी फिजन को? क्योंकि अमीबा तो सिंगल सेल्ड है। यस, हम इसको सेल डिवीजन बोल सकते हैं और बोलते भी, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम उसके लिए हमने टिपिकल जो वर्ड है वो रखा हुआ है, बाइनरी फिजन। अभी सेल डिवीजन बोलेंगे तो सेल डिवीजन में आपका परसेप्शन क्या है? आपने जो स्टडी किया है, आपको याद आता है खाली दो ही टाइप सेल डिवीजन के याद आते हैं। पहला जो टाइप है वो टाइप होता है सेल डिवीजन का जो है उसको आप माइटोसिस बोलते हैं, और सेकंड जो टाइप है उस टाइप को आप क्या बोलते हो? मियोसिस बोलते हो।
माइटोसिस एंड मियोसिस आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ द सेल डिवीजन। लेकिन एक प्रिमिटिव टाइप है, तीसरा भी टाइप है जो आप भूल जाते हैं। तो ये जो सेल डिवीजन है, बाइनरी फिजन है, ये तीसरे टाइप को रिप्रेजेंट करता है। फिर सेल डिवीजन का तीसरा टाइप कौन सा याद आया आपको? अगर आपको याद आया है तो आप लिखो, जल्दी से तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर नहीं याद आया है तो मैं आपको बताता हूं। कुछ जो विद्यार्थी है, कुछ जो स्टूडेंट्स है, उन्होंने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। 11th स्टैंडर्ड में हमको चैप्टर आता है सेल डिवीजन, तो उस वक्त वो उनका अटेंशन था, इसलिए उनको याद आ गया है कि तीसरा जो प्रिमिटिव जो टाइप है उसको हम बोलते हैं अमाइटोसिस। अमाइटोसिस। अभी माइटोसिस में क्या होता है और अमाइटोसिस में क्या होता है यह समझना जरूरी है अगर हमको बाइनरी फिजन समझना है तो। माइटोसिस में माइटोसिस कंसिस्ट कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द माइटोसिस is the cell divides into two equal daughter cells. The cell divides into two daughter cells. The final product is two daughter cells. माइटोसिस में दो डॉटर सेल्स तैयार होती है, और जब डॉटर सेल्स तैयार होती है, डिवीजन होता है, तब जो न्यूक्लिक मटेरियल है और जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है, दोनों डॉटर सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। 50% पहली डॉटर सेल में और 50% दूसरे डॉटर सेल में। तो फिर कैरियोकाइनेसिस क्या है? कैरियन मींस न्यूक्लियस, जो मटेरियल न्यूक्लियस में है। कैरियोकाइनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूक्लिक मटेरियल ड्यूरिंग द माइटोसिस। माइटोसिस के दौरान जो न्यूक्लियस है, उसका जो मटेरियल है, उसमें प्रोटीन्स आते हैं, जेनेटिकल मटेरियल आता है। तो ये जो मटेरियल है, जीन्स, क्रोमोसोम, डीएनए, सब उसमें आता है न्यूक्लियस में। तो इसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन दो डॉटर सेल्स में होना, इस प्रक्रिया को हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। तो फिर साइटोकाइनेसिस क्या है? साइटोकाइनेसिस इज द प्रोसेस इन विच the cytoplasmic material is equally divided into two daughter cells। दो डॉटर सेल्स में साइटोप्लाज्म जो है, वो साइटोप्लाज्म का जो मटेरियल है उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अभी साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म में वेरियस टाइप्स के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, यह हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो यह है माइटोसिस। यानी माइटोसिस में जो डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, तब सेल डिवीजन होते वक्त जो मटेरियल है सेल के भीतर का, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वली डिवाइड होता है। लेकिन अमाइटोसिस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। देयर इज इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस जो है, इस प्रोसेस में न्यूक्लिक मटेरियल जो है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है और साइटोप्लाज्मिक मटेरियल भी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं अमाइटोसिस। तो जो बाइनरी फिजन बेसिकली अमाइटोसिस का टाइप है, अगर हम सेल डिवीजन के लेवल पे बोलते हैं तो। इसीलिए बाइनरी फिजन, उसको हम सेल डिवीजन भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने डिसाइड किया है वो प्रोसेस को हम बाइनरी फिजन बोलेंगे। उसका क्लासिकल एग्जांपल है अमीबा के साथ ही पैरामोशियम, ये भी एक उसका क्लासिकल एग्जांपल है। इस प्रकार से हमने देखा कि बाइनरी फिजन ये चौथा टाइप है, फोर्थ टाइप ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तुरंत इसका रिकैप लेते हैं। asexual reproduction, the reproduction takes place without the mixing of gametes. The reproduction takes place without the mixing of gametes is called as asexual reproduction. It is also known as apomixis. Apo means without and mixis means mixing. Without mixing of male and female gamete. That's why it is called as asexual reproduction. It does not involve fusion of male and female gamete. The progeny which become produced by the asexual reproduction, they are genetically identical progeny to their parents.
Genetically identical progeny means they are Xerox copy of their parents. Genetically identical progeny means they are clones to their parent. And in the asexual reproduction, the parent is single. The parent is not in pair, male parent and female parent. ऐसा नहीं होता है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट है वो पेरेंट सिंगल होता है. Now, asexual reproduction is characteristic feature of the microorganism as well as asexual reproduction also found in the lower plants and lower animals also. Asexual reproduction shows four main different types. The first one, that is fragmentation. Classical example is Spirogyra. During the fragmentation, Spirogyra divides itself into several fragments, and each fragment then developing as a new individual Spirogyra. Second, budding. Hydra is the classical example of the budding. On the body of the hydra, buds formation takes place, and after maturity of the bud, it becomes detached from the original hydra, and that bud later working as a new hydra, new individual. Then spore formation, that is Chlamydomonas is the classical example. Here spore are the granular microscopic structure that are capable to the germination. Flagellated motiles whose spores are formed by these species after releasing the spores in the environment, in the habitat, the spores germinate and develop as a new individual, such that Chlamydomonas. Then last and important type, that is binary fission. In the binary fission, the classical example is amoeba and paramecium. Amoeba and paramecium are the unicellular organisms. That's why when they attain their maturity, they divide itself into two unequal parts, and each part later on develop as a new amoeba. In this way, binary fission is one of the most important process type of the asexual reproduction. तो देखो, हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसका डिस्कशन किया. अभी हमको डिस्कशन करना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्लांट्स में कैसे होता है. प्लांट्स में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं. जनरली बोलने का जो हमारा रहता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्लांट्स, वी कॉल्ड इट एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. प्लांट के संदर्भ में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते. क्यों वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते? बिकॉज वेजिटेटिव मीन्स एनी वेजिटेटिव पार्ट and propagation means multiplication. Plant having various types of vegetative parts. Plant में अलग अलग प्रकार के जो है vegetative part होते हैं, like root, stem, branches, leaf, fruit, flower, buds. These all are the vegetative parts of the plant. That's why reproduction, asexual reproduction in the plant takes place through any of these vegetative part. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्लांट्स में, वो ये जो पार्ट्स है इनमें से कोई भी पार्ट से हो सकता है. अलग अलग प्लांट में अलग अलग जो पार्ट्स है उससे होता है, लेकिन प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. प्रोपेगेशन मीन्स प्रोपेग्यूल, प्रोपेग्यूलेट्स मीन्स मल्टीप्लाई. उसके आगे की जनरेशन तैयार होती रहती, इसीलिए हम उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. तो दैट्स व्हाई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है प्लांट्स में, उसके नेचुरल भी टाइप है, आर्टिफिशियल भी टाइप है. नेचुरली हम उसको बोलेंगे तो नेचुरल उसके दो टाइप है, कटिंग एंड ग्राफ्टिंग. कटिंग है, कटिंग जिसको बोलेंगे हम, वो टोटली नेचुरल टाइप है. ग्राफ्टिंग जो है उसमें ह्यूमन इंटरफियर जरूरी है, लेकिन तीसरा जो है उसको हम आर्टिफिशियल बोलेंगे, क्योंकि वो 100% उसमें ह्यूमन इंटरफेयर की जरूरत है. उसमें प्लांट खुद से कुछ करता नहीं है. तीसरा जो टाइप है टिश्यू कल्चर का है, जिसको हम लैब में करते हैं.
तो चलो अभी हम ये जो 3 टाइप है, ये 3 टाइप के ऊपर हम चर्चा करते हैं। ये 3 टाइप क्या है वो समझने का प्रयास करते हैं। First of all, the first type of the vegetative propagation, that is cutting. कटिंग में क्या होता है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो है उनका एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड होगा, जिनका है उनको मालूम होगा कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें हम उसका स्टेम, उसकी एक छोटी सी ब्रांच लेते, उसका जो स्टेम है उसका टुकड़ा लेते, फिर वो ब्रांच का होने दो या फिर मेन स्टेम का होने दो, उसका टुकड़ा लेते हैं, वो ब्रांच का टुकड़ा लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, सॉइल में, वहां पे जो हमने गमला बनाया है उसमें जो सॉइल है वो सॉइल फर्टिलाइजर उसमें पहले से ही डाल के रखना पड़ता है। वो सॉइल न्यूट्रिशन एनरिच होनी चाहिए। तो अगर हम वो टुकड़ा लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, उसमें हम उसको लगा देते हैं और उसको टाइम टू टाइम क्या करते हैं, हम उसको पानी देते रहते, जल देते रहते, वाटर देते रहते, वाटरिंग करते रहते। तब 2-4 दिन में आपको क्या दिखाई देगा कि जो सॉइल के नीचे का भाग है उसमें रूट का फॉर्मेशन हो रहा है और सॉइल के ऊपर का जो स्टेम है उसमें लीफलेट यानी लीव्स आ रहे, छोटे छोटे लीव्स आ रहे। तो इसमें कौन से भी प्रकार से मेल गैमेट की जरूरत नहीं, कौन से भी प्रकार से फीमेल गैमेट की जरूरत नहीं, फिर भी नया प्लांट जो है वो नया प्लांटलेट तैयार हो रहा है। इसीलिए यह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और यह प्लांट में है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। बहुत सारे प्लांट है, आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि कौन से प्लांट ऐसे हैं कि जिनमें कटिंग से हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकते हैं। तो उसमें फॉर एग्जाम्पल द बेस्ट एग्जाम्पल दैट इज ग्रेप्स। अगर हम ग्रेप्स में देखते हैं तो ग्रेप्स में क्या होता है कि जब यील्ड निकल जाता है तो जो फार्मर्स होते हैं, ग्रेप्स का जो गार्डन है उसके जो डालियां है वो ब्रांचेस को काट देते, उसको हम कटिंग बोलते हैं, काट देते हैं, निकाल देते हैं। तो जो कटा हुआ ब्रांचेस का जो कुछ हिस्सा होता है उसको फिर ये जो नर्सरी वाले हैं वो नर्सरी वाले लेते हैं और वो ब्रांचेस का छोटे छोटे टुकड़े करके हम क्या करते हैं, वो नर्सरी वाले जो है उससे उसके प्लांटलेट तैयार करते हैं और फिर वही आगे जाके बेचते। तो इस प्रकार से ग्रेप से एग्जाम्पल है। फिर शुगर केन में भी ऐसा ही है। शुगर केन में भी हमको क्या करना पड़ता है कि वो जो पूरा स्टेम है शुगर केन का, गन्ने का, उसके ऊपर जो उसका इंटरनोड होता है वहां पे आय होती है, तो उस आय को हम बर्ड भी बोलते हैं। ये जो बर्ड है वो बर्ड आनी चाहिए खाली उस हिस्से में। तो ऐसा 1 फीट का, आधे फीट का जो टुकड़ा है उसका वो काटते हैं और वो माटी में फार्म में लगा देते, फिर वाटरिंग होते रहता है तो नया शुगर केन का प्लांट जो है वहां पे प्रोड्यूस हो जाता है। इस प्रकार से ये जो कटिंग है ये नेचुरल मेथड है, क्योंकि अगर देखो ये जो प्लांट्स है ये हजारों सालों से, लाखों सालों से हमारे इकोसिस्टम में, जब ह्यूमंस खेती करते नहीं थे, उसको मालूम भी नहीं था खेती क्या है, तब से ये प्लांट्स ऐसे ही प्रोपेगेट होते रहते। ग्रेप से, उसकी ब्रांचेस से यील्ड आ गया, फिर वो ब्रांचेस नीचे गिर जाती थी, नीचे गिरने के बाद फिर जमीन के कांटेक्ट में आ गई, फिर पानी मिल गया, वाटर मिल गया, तो नया प्लांटलेट वहां पे तैयार हो जाता था। इसमें ह्यूमन इंटरफेयर की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैं इसको बोला कि ये फुल्ली क्या है, कटिंग जो है ये फुल्ली नेचुरल मेथड है। खाली हम उसको प्रोपेगेट उसके वो जो डोमेस्टिक प्लांट है जो हम एग्रीकल्चर में हमेशा हम उसको यील्ड लेने के लिए उसका यूज करते हैं, जैसे ग्रेप्स है, जैसे पोमोग्रेनेट है, जैसे शुगर केन है, इनमें जब हमको कटिंग करनी पड़ती है तो हमारा इंटरफेयर होता है, इतना ही खाली पार्ट है, लेकिन जो पूरा प्रोसेस है वो नेचर की तरफ से होता है। इसलिए कटिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेटिव और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड।
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की नेचुरल मेथड है कटिंग। दूसरी जो है वो है ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं कि ह्यूमन इंटरफेयर थोड़ा ज्यादा होता है। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं हम, दो अलग अलग प्रकार के जो अलग अलग दो अलग अलग वैरायटी के जो प्लांट्स है लेकिन स्पेसीज एक ही होनी चाहिए, तो उनका रिकंबाइन करते, उनका रिकॉम्बिनेशन करते हैं। तो इसमें ग्राफ्टिंग के लिए हम जो स्टेम यूज करते हैं, दो अलग अलग प्रकार के वैरायटी के प्लांट, दो अलग, देखो जैसे एग्जांपल लेता हूं ग्रेप्स है, ग्रेप्स में दो बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन जो जनरली कौन सा भी प्लांट डोमेस्टिक प्लांट है उसमें एक वाइल्ड वैरायटी रहती है जो जंगल में पाई जाती है, और एक जो वैरायटी रहती है वो डोमेस्टिक वैरायटी रहती है जिसको हम अपने खेतों में अपने खलियानों में उसको ग्रो करते हैं। तो जो हमारी डोमेस्टिक वैरायटी उसमें बहुत सारी बार हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, इसलिए उसकी यील्ड कैपेसिटी बढ़ी हुई होती। लेकिन जो वाइल्ड वैरायटी है उसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो नेचुरली होता है, और उसमें यील्ड कैपेसिटी जो है वो बहुत कम होती है, लेकिन वो कम पानी में भी, कम वाटर में भी वो सर्वाइव करता है। कौन? वाइल्ड वैरायटी वाला। तो हमको क्या करना पड़ता है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, हम जब देखते हैं तो ये वाइल्ड वैरायटी का जो है और जो डोमेस्टिक वैरायटी का है, हमको अच्छा यील्ड भी चाहिए, और हमको जो वाटर मैनेजमेंट करना है वो कम पानी में भी वो यील्ड होना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमको ग्राफ्टिंग करना पड़ता है। और ग्राफ्टिंग में क्या है, देखो कि जो हम स्टेम, तो रूट का एक पार्ट होगा, दो अलग अलग वैरायटी है, तो एक पार्ट जो है, एक पार्ट रूट का होगा और एक ऊपर वाला पार्ट जो है वो स्टेम का होगा। इस प्रकार से हम ग्राफ्टिंग करते हैं, इस प्रकार से हम दो जो प्लांट्स है, पौधे हैं, उनको हम कंबाइन करते। अभी ग्राफ्टिंग में क्या किया कि सपोज ये वाइल्ड वैरायटी, इसके रूट्स कम पानी एब्सॉर्ब करते, कम पानी में भी वो अच्छे तरह से ग्रो होते रहते, इसलिए वाइल्ड वैरायटी का हमने जो है वो उसका प्लांटेशन किया। फिर क्या करते हैं, जब ये वाइल्ड वैरायटी का थोड़ा सा ग्रो होता है 1.5 फीट 2 फीट तक, तो इसको कट किया जाता है, यहां से कट कर दिया। अभी छोटा सा ही उसका स्टेम बाकी है, और नीचे क्या है उसके रूट से। तो ये जो रूटेड प्लांट है, ये जो वाइल्ड वैरायटी का है, इसको हम स्टॉक बोलते हैं। और अभी क्या किया हमने, जो हमारा कौन से वैरायटी का, डोमेस्टिक वैरायटी का है जिसका यील्ड बहुत ज्यादा होता है, तो ये वाइल्ड वैरायटी का ग्रेप है ऐसा आप ध्यान में लो, और ये डोमेस्टिक वैरायटी का ग्रेप्स की वैरायटी, डोमेस्टिक जो है वो ग्रेप की वैरायटी। तो क्या किया हमने, ये जो डोमेस्टिक है उसका भी स्टेम निकल लिया, और इसका जो ये जो स्टेम है, ये इसके स्टेम को हम क्या बोलते हैं, स्कियोन बोलते हैं। द स्टेम विथ बर्ड, उसके ऊपर बर्ड भी होनी चाहिए, बर्ड होती है। द स्टेम विथ बर्ड इज कॉल्ड एज, इज नोन एज स्कियोन, एंड द रूटेड प्लांट इज कॉल्ड एज नोन एज स्टॉक। तो इसको यहां पे हम एडजस्ट कर देते हैं, इसको यहां पे हम ऐसा फिट कर देते, और फिर उसके ऊपर हम बैंडेड लगा देते हैं, प्लास्टिक की पट्टी लगा देते हैं। 2, 4, 5, 10 दिनों में क्या हो जाता है, सेल ये जो डैमेज है इसको रिकवर कर देती है, और फिर ये रिकॉम्बिनेशन परमानेंट हो जाता है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये परमानेंट हो गया। अभी देखो ये नया प्लांट ऐसा प्रोड्यूस हुआ है, ऐसा तैयार हुआ है कि ऊपर वाला भाग जो है वो डोमेस्टिक वैरायटी का है, वो ज्यादा यील्ड देगा। और ज्यादा यील्ड कैसे देगा, कम पानी में, क्योंकि नीचे वाला जो भाग है, जो स्टॉक का पोर्शन है, वो कैसा है, वाइल्ड वैरायटी का है, कम पानी भेजता रहेगा, और कम पानी में भी रूट्स अच्छे ग्रो होती रहेगी। रूट्स की ग्रोथ अच्छी रहेगी तो वो बराबर से पानी क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा, और कम पानी में भी अच्छा यील्ड आएगा। ये ग्राफ्टिंग का इंपॉर्टेंस है, इसलिए ग्राफ्टिंग में ज्यादा ह्यूमन इंटरफियरेंस होता है। इस प्रकार से जो ग्राफ्टिंग है, ग्राफ्टिंग इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देन तीसरी जो मेथड है वो है टिश्यू कल्चर। टिश्यूज, व्हाट
is tissue? Tissue is a group of cell having similar origin and similar function. Tissue हम किसको बोलते हैं? जो सेल्स ऐसे है कि उनका फंक्शन एक जैसा है और उनका ओरिजिन एक ही है, ऐसे सेल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं टिश्यू. एंड टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं? वी कैन ग्रो the plantlet in vitro conditions. In vitro conditions means controlled condition. लैब में हम ये प्लांटलेट तैयार करते हैं. अभी टिश्यू कल्चर का जो टॉपिक है वो हमको आगे बायोटेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के जो चैप्टर है या फिर एनहांसमेंट इन द फूड प्रोडक्शन, ये जो हमारे आगे वाले चैप्टर है वहां पे डिटेल उसका डिस्कशन आता है. उस वक्त हम उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले, लेकिन अभी खाली आपको एक क्विक रिव्यू में इसका देता हूं कि टिश्यू कल्चर में क्या होता है. टिश्यू कल्चर में जो कौन सा भी वेजिटेटिव पार्ट है किसी भी प्लांट का वो लेते हैं, मोटर पिस्टल में उसको क्रश करते हैं जिससे ये जो टिश्यू के सेल्स है वो लूज होती है, और फिर ये जो मटेरियल है उसको क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में पहले से न्यूट्रिएंट मीडियम लिया जाता है, उसको हम कल्चर मीडियम भी बोलते हैं. ये जो कल्चर मीडियम में है इसमें ग्लूकोज होता है, इसमें अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फिर अलग अलग प्रकार के साल्ट्स होते हैं, सोडियम है, फॉस्फेट है, जिंक है, ये जो सब मिनरल्स है, साल्ट्स यानी मिनरल्स, ये होते हैं. उसका एक फॉर्मूला डिसाइड होता है, वही प्रोपोर्शन में वो होने चाहिए. ये जो कल्चर मीडियम है उसमें ये सेल्स यानी ये जो टिश्यू क्रश किए हैं वो डाले जाते हैं. फिर आपको मालूम है अगर किसी भी सेल को न्यूट्रिशन मिलता है तो वो डेवलप होती है, एंड देन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल इट अंडरगोज डिवीजन. वो जो सेल्स है वो जल्दी न्यूट्रिएंट मिलता है तो जल्दी डेवलप होती है, और सर्टन पीरियड के बाद वो सेल, क्योंकि अभी वो सेल डेड हुई नहीं है, जो हमने क्रश किया तो उसको खाली लूज किया, लेकिन वो डेड सेल नहीं है, इसलिए उसमें उसकी लाइफ प्रोसेस चलती रहेंगी. तो वो जो डेवलप जो सेल हो गई है वो सेल डिवीजन में जाती है. रैपिड सेल डिवीजन वहां पे होता है, बहुत जल्दी से वहां पे सेल डिवीजन होता है, और वो सेल डिवीजन के वजह से उसका नंबर ऑफ सेल काउंट बढ़ता जाता है, और फिर वहां पे एक अनऑर्गेनाइज मास तैयार होता है. उस अनऑर्गेनाइज मास को हम बोलते हैं कैलस, और इस पूरी प्रोसेस को, पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं कैलोजेनेसिस. फिर वो कैलस वहां से निकलते हैं, उसके थाउजेंड्स ऑफ छोटे छोटे पीस तैयार करते हैं, और वो छोटे छोटे अलग अलग टेस्ट ट्यूब में जो न्यूट्रिएंट मीडियम कल्चर मीडियम रखा है उसमें वो क्या करते हैं, इमर्स कर देते हैं, उसमें उसको डाल देते, और फिर उस कैलस से नीचे रूट का फॉर्मेशन होता है, ऊपर स्टेम का फॉर्मेशन होता है, और छोटे छोटे प्लांटलेट्स हमको देखने को मिलते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज, उसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर की ये प्रोसेस है. तो ये जो प्रोसेस है ये भी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. देखो दोस्तों, आज हमने देखो स्टूडेंट्स, आज हमने लर्न किया क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या है उसके टाइप्स, प्लांट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्लांट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन से टाइप्स है. आने वाले वीडियो में, आने वाले लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैसे होता है. तो इसीलिए कंटिन्यू आपका स्टडी प्रोग्रेस में रहने के लिए, कंटिन्यू आप में इम्प्रूवमेंट होने के लिए आपको ये जो लेक्चर्स है वो बार बार देखने पड़ेंगे. तो भी देखने के लिए, क्योंकि ये सब आपके लिए है, ये सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है. आपको अपना करियर डेवलप करना है. मैं बार बार यही बात जो है वो रिपीट करता हूं कि आपको आपका करियर डेवलप करना है, और करियर डेवलपमेंट के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है. आपको वक्त देना पड़ेगा, बार बार सुनना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा. तो आप बार बार देखो, लेकिन कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करो, और उसी के लिए आप लाइक करो. लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करो, उसके साथ साथ कमेंट्स भी करो उसके ऊपर. उसके साथ साथ आपके दोस्तों में इसको शेयर भी करो, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो. तो चलो दोस्तों,
आज के लिए यही रुकते हैं. हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू. गुड डे टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू.